नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में देखा था, इसीलिए कहते हैं आखिर तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता क्यों करते हो, जबकि तुम मेरे से प्यार भी नहीं करते, तो आखिर इतनी ज्यादा चिंता क्यों। और अपना रेवन उसका जवाब नहीं देता और कुछ ऐसा जवाब था जिससे कि अपनी एमसी की पूरी दुनिया हिल जाती है। और अभी तो कहा जाता है, रेवन कहता है वेल एक्चुअली मैं तुम्हारे ऊपर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मुझे कभी बताया नहीं आखिर तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहती थी। और अपनी एमसी को तो पता था एक्चुअली वो मुझसे प्यार करती है इसलिए शादी करना चाहती थी, लेकिन वो उसको सच नहीं मान रहा था अपना रेवन। और एमसी कहती है कि तुम्हें सवाल के ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए, तुम्हें बल्कि जवाब देना चाहिए सवाल का, जिस पर रेवन कहता है ये भी सही बात है। और अभी रेवन कहने लगता है तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने हाल ही में मेरे जब टीममेट को हील किया था, उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही भर भर के तारीफ कर रहे थे, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बात पर ध्यान दिया जाए। और बाद में जब मैं लेट आया था, डेट था अपना, वो ही बोल रहा था कि हाँ उसने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है हमारे टीममेट्स को हील करने में, और साथ ही साथ उसने जो मियाज़मा था उसको भी दूर कर दिया है। उसी के साथ ही वो कहना चाहती थी कि वो तुम्हें भी हील करे, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया है तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा मरी हुई सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पे बंदर 7 दिनों से भूखा हो और वो यहाँ पे जंगली हो चुका है। तो इसी के साथ में ही इसी घटिया हालत को उसे ना दिखाने के लिए मैंने उसे मना कर दिया और कह दिया कि वो बहुत ज़्यादा ही लेट आएंगे, आपको इतना ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है किसी फालतू इंसान के लिए। और अपना यहाँ पे रेवन कहता है ये तो और भी ज़्यादा घटिया बात है कि मेरा जो मार्क है उसके चक्कर में मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जो मार्क है वो मेरे को जल्दी ही मार देगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे चक्कर में ऐसा ही यहाँ पे बेदुआ बना बैठा रहे ज़िंदगी भर में। तो मैं बिल्कुल भी किसी से प्यार नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज बना रहा हूँ। और ये बिल्कुल एक बिल्ली की तरह है, जंगली बिल्ली, जो कि मेरे ऊपर झपट्टा मार रही है, ना ही मैं उससे दूर जा सकता हूँ ना ही मैं उसके पास में आ सकता हूँ। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, खैर मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। और अभी उससे कहता है कि वेल एक्चुअली मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो, और यही एकमात्र रीज़न था। हाँ, तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो इसलिए मैंने शादी की, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी फीलिंग्स तो है ही नहीं, ये वैसे कॉन्टेक्चुअल मैरिज है, जो कि यहाँ पे एक नकली मैरिज की तरह मानी जाती है इस जगह पर। और अपनी आम से भी पूरा शौक में होती है और बोलने लगती क्या एक यहाँ पे मेरे से शादी की इसलिए क्योंकि ये मेरे से प्यार नहीं करती, इसलिए क्या नॉनसेंस है। और अपनी आमदी पूरी कांप रही होती है गुस्से में, और यहाँ पे उससे कहने लगती है वेल तुम, और फिर वो रुक जाती है और कहने लगती है क्या होगा अगर मैं कभी भी तुम्हारे फ्यूचर में प्यार में गिर गई तो। उस पर ये कहता है वेल पता नहीं ये कब होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हमारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है तब तक टूट चुकी होगी। और अभी दिखाया था रात का सीन, अपनी आमदी दुख में बिस्तर पे पड़ी होती है और बिस्तर को गीला किया जा रही होती है, और यहाँ पे तभी उस प्यारी सी डोल की ओर देखती है और बोलने लगते हैं ओह मैं यहाँ पे तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे से प्यार नहीं करती, क्या ही नॉनसेंस है। और ऐसा खींच के मारती है और अपनी आमची कहती है ये नॉनसेंस चालू है, और आखिर कौन समझाए उसको कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तो उसके लिए यहाँ पे फूट फूट कर रो रही हूँ इस जगह पर। और उसे कैसे ही याद होगा वो चीज़ें जो कि मैंने 1 साल पहले याद की थी, और जो मेरी पिछली लाइफ थी, यानी कि यही लाइफ जो कि फ्यूचर में जी चुकी है और उसकी मेमोरीज यंग लाइफ में वापस आ चुकी हैं। और अपनी आमची कहती है जब मैंने उसको पहली बार देखा और अभी दिखाया था पार्टी के अंदर, अपनी आमची बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी और कहती है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, इसलिए चलती हूँ मैं यहाँ से। लेकिन तभी कोई इंसान कहता है कि क्या वो रेवन है, क्या वो रेवन है उस जगह पर। और अपनी एमसी तभी उधर देखते हैं जो कि यहाँ पर रेवन होता है अपनी ड्यूगल फैमिली से। और एमसी कहने लगते हैं ये तो ड्यूगल फैमिली का हाई जो लॉर्ड है, और यहाँ पे साथ ही साथ सबसे ज़्यादा बड़ा सन है उस फैमिली का। और अपनी एमसी जैसे ही उधर देखते हैं उसको कुछ अजीब अजीब से पल याद आने लगते हैं और कहने लगते हैं आखिर आखिर ये क्या हुआ। और अचानक से उसका जितना भी दुख था लाइफ का वो एक साथ आ जाता है सामने, और साथ ही साथ वो पूरा पूरा दुख एक साथ में मिट जाता है। और अपनी एमसी को थोड़ा जॉय महसूस होता है और कहने लगते हैं कि उस समय के बाद में मेरा यहाँ पे कुछ अलग ही हाल था। उसके बाद में मेरे को अलग अलग सी फीलिंग्स आई और मेरे को पता चला कि हमारी लाइफ एक दूसरे के साथ में ऑलरेडी जुड़ी हुई है और हमारी शादी हो चुकी है, और मेरे ख्याल से इनके बच्चे नहीं हुए थे। और अपनी एमसी कहते हैं कि वेल इतने ज़्यादा वंडरफुल मोमेंट्स आखिर तुम्हें याद क्यों नहीं। वैसे मैंने सोचा था उस दिन कि मैं तुमसे मिलूं, हम लोग पहले ही मिल चुके थे, लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे अपनी एमसी रो रही होती है उस जगह पर। उसके बाद में एमसी कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी उस जगह पर और तुम्हें बताना चाहती थी इस बारे में, लेकिन मैं एक चिंता में थी। और वो चिंता थी कि एक्चुअली में अगर तुम्हें सारी सारी मेमोरीज याद आ गई तो तुम मेरे से कितने ज़्यादा नफरत करोगे। और अपने एमसी से नफरत, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो झोल किया था अपनी एमसी ने मेमोरीज के अंदर। कुछ समय बाद दिखाया था एमसी ऐसे ही सैड होती है और तभी वो बोलने लगती है कि ये चीज़ और अभी वो मैटर भी नहीं करती है, ये क्या ही नॉनसेंस है, वो मेमोरीज अब कुछ काम की
तो है ही नहीं। और एमसी उसी चीज़ को देख रही होती है जो कि एक्चुअली में रेवन ने उसको दी थी। और अभी कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपना बुढ़ा आ रहा होता है रोते रोते, और उससे बोलने लगता है माय लॉर्ड आपको जल्द ही मेन गेट की ओर आके देखना पड़ेगा, और जल्दी कीजिए, और उसको खींच के ले जाने लगता है। तो रेवन लगता है हुआ क्या है, और पीछे दिखाया जाता है एक प्यारा सा बच्चा जो कि कहता है कि आप ही मेरे पापा हैं, और अपने रेवन को लगता है शौक। खैर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। ये बोलने लगता है ठीक है मैं बाद में निकलूंगा, और अपनी एमसी होती है वो चली जाती है मार्केट के अंदर घूमने के लिए। और यहाँ पे दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर कि ये बोल रही थी कि मुझे कहीं किसी काम से जाना पड़ेगा कुछ टाइम पास करने के लिए। तो ये मुझे लगता है पता नहीं उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब था। खैर ये चला जाता है वहाँ से, और अभी दिखाया था ट्रेनिंग की ओर, जहाँ पे बोला तो ओह माय गॉड क्या ही कमाल की चीज़ है। और यहाँ पे ट्रेनिंग तो नहीं चल रही होती है, लेकिन अपना सेकंड कमांडर होता है वो लंबी लंबी फेंके जा रहा था कि उन्होंने उसको बाहों में लिया, मतलब कि अपने रेवन ने जो अपनी एमसी है उसको बाहों में लिया, और उससे बोला कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरी वाइफ, क्या तुम्हें टेंशन हो रहा है, चलो चलते हैं घूमने के लिए डेट पर, और हमारी डेट को खराब ना करने दो इन लोगों के द्वारा। और ऐसी लंबी लंबी फेंके जा रहा था। और यहाँ पे तभी वो बोलने लगता है तुम्हें पता है हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि एक्चुअली में वो ये यहाँ पे काउंट है तो काउंट के ऊपर नज़र रखना तो बनता ही है। और अभी दिखा आता है ये ऐसे ही लंबी लंबी फेंके जा रहा था, इसके पीछे से आ चुका होता है अपना रेवन, और रेवन ये सारी सारी गंदी गंदी हरकतें देखे जा रहा था। ये तो बोलता है कि एक्चुअली में उसके बाद बोला यहाँ पे अपनी प्यारी सी एमसी ने कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे, और तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्यारी सी किट्टी भी लेके आए हो, थैंक यू तुम्हारा, और चलो चलते हैं आज रात को किसी ओया होटल में। लेकिन तभी दिखा आता है इसके ऊपर 4 किलो आलू उग चुके होते हैं, एक आलू 1 किलो का होगा। और यहाँ पे अपना रेवन कहता है कि इसके बारे में सोचना भूल जाओ, वरना फिर तुम्हारी जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा बदतमीज। और यहाँ पे उन दोनों को भी फ्री पॉकेट बंद हो जाता है, और ये कहता है कि मुझे क्यों तोड़ा। और उसके बाद दिखाया जाता है इन लोगों से बहुत ज़्यादा ही भारी भारी ट्रेनिंग करवाता है अपना रेवन, और कहता है कि जल्दी से गधा मजदूरी करो और फटाफट से स्ट्रॉन्ग हो जाओ, वरना फिर कुत्तों की तरह भागोगे जब मॉन्स्टर आएगा। तभी यहाँ पे अपना बटलर आ रहा था, और बोलने लगता माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा सामने। और ये बोलने लगता क्या हुआ, क्या कोई तूफान आया है। ये बोलने लगता नहीं तूफान नहीं, भयंकर वाला तूफान, और टाइगर आया है। और ये बच्चा होता है जिसका कि नाम था एक्चुअली मैं इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी में अभी इसका नाम नहीं बताया गया है, तब मैं क्यों बताऊं। और ये सामने देख रहा होता है, और मुझे लगता है क्या अभी मेरे फादर हैं। और ये पूरा सदमे में होता है कि फादर कौन फादर, क्या तुम मेरे बारे में बातें कर रहे हो। और उसको याद आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और ऐसे स्माइल देता है जैसे कि हाँ बोलना चाहता है, और उधर बड़ी प्यार से देख रहा होता है। लेकिन इसकी खतरनाक स्माइल देख के रेवन का पूरा पूरा होश उड़ जाता है, और मुझे लगता है ये असंभव है, और ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पीछे से अपना फर्स्ट कमांडर आता है, और मुझे लगता है कोई बच्चा रास्ते में मिला, और वो कहने लगा कि वो आपका बेटा है। इसका मतलब है कि एक इलेजिबल चाइल्ड आ चुका है। ओ माय गॉड, आप किसी और लड़की के साथ में गुलछर्रे उड़ाकर एक अगला बच्चा पैदा कर लाए, और अभी वो आ चुका है आपके घर पर। और बटलर बोलने लगता है आप तो मुझसे ही बड़े खिलाड़ी निकले, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने कहाँ कहाँ पर यहाँ पे फूल खिला रखे हैं, और मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी खबर तक नहीं मिली। और ये बोल लगता है बकवास करना बंद करो, और आखिर ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी भी यहाँ पे सख्त वर्जिन हूँ, और मेरे लिए तो अभी तक कोई लड़की ऐसी बनी ही नहीं जिसके साथ में मैं अभी तक यहाँ पे कुछ कर पाऊँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और अभी दिखाया था उसकी ओर प्यार से घूर रहा होता है, लेकिन इसकी हालत खराब हो रही होती है, तो इससे पूछने लगता है आखिर तुम कितने साल के हो। और वो बड़ी प्यार से काउंट करता है, और मुझे लगता है हाँ मैं लगभग हाँ मैं 6 साल का हूँ। और ये वो लगता है तो तुम 6 साल के हो। और यहाँ पे बढ़िया से प्यार से फिर से गिन के बताता नहीं मैं 5 साल का हूँ। और जिस पर ये कहने लगता है पीछे से ओ इसका मतलब है कि ये बड़ी यहाँ पे क्या बोलते हैं जवानी में पैदा हुआ था, जब अपना रेवन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे चरम गर्मी में था। और यहाँ पे अपना जो सेकंड कमांडर होता है वो बोलने लगता है जब हमारे जो लॉर्ड थे वो अकेडमी से निकले ही थे उस समय पर, और मुझे लगा नहीं था कि उनको इतने जल्दी कोई मिल जाएगी। और तभी इसके मुंह पे पड़ता है, और इसका मुंह अंदर घुस जाता है। और मुझे लगता है नॉनसेंस कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा और यहाँ पे 10 बार और ट्रेनिंग करके आ, और अगर ट्रेनिंग में कोई कमी मिली तो मैं तुम्हारे नीचे सूले लगा दूंगा और तुम्हें नींद नहीं आएगी आज। और वो पीछे देखता है और उस बच्चे की ओर, बच्चा बड़े प्यार से देखे जा रहा होता है, उसकी प्यारी प्यारी आंखों से चमक निकल रही होती है, उसने इसको घायल कर दिया होता है। और मुझे लगता है ये चमक और यहाँ पे और ज़्यादा चमक करने लगता है, जिससे कि इसको भी हल्का होना पड़ता है। और मुझे लगता है ठीक है, और पता नहीं क्या था ये मेरे जैसे क्यों लग रहा है, जबकि मैं यंग था बिल्कुल ऐसे दिखता था। और ऐसा लगता है कि राइटर ने इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया है। वैसे भी बच्चों का चेहरा दिखता नहीं है ठीक से, क्योंकि एनिमे में और यहाँ पे मानवा के अंदर वो बिल्कुल सेम ही बना देते हैं, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता। और अभी यहाँ पे बटलर बोलने लगता है तूने कितने गुल खिलाए हैं, मुझे इस बारे में बताया नहीं, और मेरा जो रिकॉर्ड था 69 का तूने उसको भी तोड़ डाला होगा, तो
तेरी हिम्मत कैसे गंदे बच्चे। और अभी दिखाता है बोल रहा होता है क्या ये बेवकूफ़ है, क्या ये महामूर्ख है। और उससे बोलता है कि वेल एक्चुअली मैं आपसे कुछ यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारे लॉर्ड बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आने के लिए रोज़ रोज़ मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्लास में फर्स्ट आने के लिए मेहनत करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी लक भी काम कर जाता है, जैसे कि मेरा कभी कभी करता है। और कैरी बोल रहा होता है एक्चुअली में उनको कभी समय ही नहीं मिला यहाँ पे गुलछर्रे उड़ाने का आज तक, और यहाँ पे तुम लोग ऐसी फालतू बातें करते जा रहे हो। और अपना रेवन कहता है इस पर मैं खुश हूँ या फिर दुख हूँ, इस पर अब मैं क्या कहूँ। और इसके बाद में ये बच्चा उधर देख रहा होता है, कह रहा है पूछने लगता है अगर तुम्हारे फादर का नाम क्या है और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। और बड़ी प्यार से बोला होता है कि यार यहाँ पे इन तीनों को भगा देता है। और ये बोले होते हैं मुझे तो लगा कोई लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, बढ़िया सा शो देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो हमको भगा रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। खैर यहाँ पे हमको भी नहीं भगाना चाहिए। खैर कुछ समय बाद दिखाता है और उनको सामने आराम से बैठा होता है और बोलने लगता है जल्दी से मेरे को बताओ आखिरकार ये बच्चा किसका है और ये क्या कर रहा है। तो अपना बटलर बोलने लगता है वो तो अभी बच्चों के साथ में बच्चा बना पड़ा है। और ये बोलने लगता है हाँ ठीक है, मुझे इस बच्चे के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, आखिरकार ये किसका बच्चा है, कहाँ से आया है ये बच्चा और किसका है। और आखिरकार ये टाइगर टाइगर क्यों चिल्ला रहा था। और अभी दिखाता है अपने बटलर बोलने लगता है मैंने सारी चीज़ें कंगाल मारी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला बस इस लेटर के अलावा। और लेटर में दिखाता है कुछ अजीब सा लिखा होता है और ये बोलने लगता है ये कुछ अजीब सा लेटर यहाँ पे है क्या। और तभी ये पढ़ के सुनने लगता है एक्चुअली में इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है ये सन है जो चैम्बरलिन फैमिली है, मतलब कि अपनी एमसी की फैमिली, उसकी एक साइड फैमिली के फादर का, और साथ ही साथ वो जो काउंट है जिसका ये बेटा है वो बैंकरप्ट हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जुआ खेलता था। इसलिए बोलते हैं ना तो जुआ अच्छा लगता है और ना ही कभी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हें इतना ज़्यादा लुभाएगा, इतना ज़्यादा गिराएगा कि तुम यहाँ पे भिखारी बनने के बाद में बोलोगे बस एक बार और कह यहाँ पे ये उधर देखे जा रहा था, ये बोल रहा होता है ये बच्चा इसकी बच्चे की तो मैं और इस बच्चे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। खैर इसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और आकर ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी ज़्यादा दूर से, क्योंकि अपनी एमसी की फैमिली बहुत ज़्यादा दूर है। और खैर अभी देव बोल रहा होता है आकर ये यहाँ पे क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। तो अपना डेट करता है हम लोग इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है तो हमें इसको यहाँ पे रास्ते से हटाना पड़ेगा बिना किसी आप संकोच के। और इस बात से ये भी सैड हो जाता है। खैर बच्चे को यहाँ पे याद करते हुए बोलने लगता है क्या सच में ठीक रहेगा और आकर तुम इस बारे में कैसे सोच सकते हो और क्या तुम हमारा प्रॉमिस भूल गए जो कि हमने बचपन में किया था। और यहाँ पे दिखाया था बचपन का प्रॉमिस यहाँ पर कि पता नहीं कैसे इसके लंबे लंबे बाल अभी भी थे। मुझे तो शक हो रहा है कहीं ये यहाँ पे कुछ अजीब प्रकार का लड़का तो नहीं जिसको कि लड़की बनने का शौक है, बनने का शौक है, औरत बनने का और यहाँ पे कोई डायलॉग नहीं चिपकाएगा। और अभी ये बोल रहा होता है आखिरकार ये किस प्रकार की अजीब बात है। और ये बोलता ही चलो ठीक है फिर अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, इस बारे में सॉर्ट आउट कर देना तुम खुद ही, मैं इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। और वो उसको आराम से लेके जा रहा होता है बटलर और बोलने लगता है कुछ ज़्यादा ही सख्त तो नहीं हो रहा है क्या। और अभी यहाँ पे अपना रेवन होता है वो सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है आखिर डेट। तो डेट की यहाँ पे पीछे की स्टोरी बताई जाती है कि वो एक्चुअली में यहाँ पे एक फैमिली का हेड है, जो फैमिली बहुत ज़्यादा सालों से हमारी फैमिली के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं गार्ड की तरह काम करते हैं। और वो फैमिली हमें बहुत ज़्यादा समय से सर्व करती आ रही है। और ये फैमिली है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड मिशन करते हैं, भले यहाँ पे बचपन की बात हो या फिर बुढ़ापे की। 12 महीने 7 दिन और 24 घंटे काम करते हैं बिना किसी रुकावट के। और अपना यहाँ पे रेवन कहता है कि वेल ये जो चीज़ है मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ, इतने ज़्यादा सख्त हो चुके हैं कि अब मेरे ख्याल से अब इनको बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इस बच्चे को निपटाना ही पड़ेगा, ये मेरे लिए प्रॉब्लम बनती जा रहा है। अब मैं क्या ही करूँ इस बच्चे के बारे में। खैर आगे दिखाया था अपनी एमसी की और जो कि किताबें पढ़ रही थी, उसके सामने 2 बड़ी ही गंदी सी किताबें थी जिनका ही नाम तुम देख ही सकते हो, डॉकी डॉकी प्रिंस, क्या ही अजीब सा नाम है। और अपनी एमसी कहते कौन सी पढ़ूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और 80-90 पूरे 100, लेकिन 100 के बाद में क्या आएगा। और यहाँ पे पीछे से अपना थर्ड कमांडर देख रहा होता है और मुझे लगता है ये तो बड़ी क्यूट लग रही हैं, लेकिन आखिरकार ये करना क्या चाहती हैं, क्या ये एक बढ़िया सी किताब ढूंढ रही है एंटरटेनमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं इस बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। और ये बोलने लगता है अगर आपको लेफ्ट वाली यहाँ पे चाहिए तो आप उसमें कॉमेडी देख सकते हैं, और अगर आपको इंटेंस चाहिए तो आप यहाँ पर राइट वाली देखें, ऐसे कुछ बताता है। और उसके बाद में अपनी एम से बोलने लगते हाँ तो फिर मैं ये उठाऊंगी डॉकी डॉकी प्रिंस। और यहाँ पे इसको पता नहीं कैसा पता चलेगा इस बारे में, मेरे ख्याल से थर्ड कमांडर है उसने भी ये सब पढ़ी तो होंगी। और यहाँ पे अपनी एमसी को देख के बोला होता है ऐसा लगता है कि ये जो किताब है मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ पार्टीज के अंदर, उस लड़की को भी देख
चुका हूँ, मतलब अपनी एमसी को। और खैर अभी दिखाया था, ये बोला होता है वैसा मिस आप क्या यहाँ पे ये सारी किताबें इसलिए ढूंढ रही हैं ताकि आप ऐसा इम्प्रेस कर पाएँ हमारे जो लोड है उनको, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और ये मुझे लगता है क्या अगर तुम क्या किस बारे में बोल रहे हो, उस इंसान को हेल्प करने के बारे में जो कि बोलता है कि यहाँ पे मैं तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पे केयर नहीं करता, आई मीन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अपनी हमसे कहते हैं नॉनसेंस, मैं इस बारे में नहीं सोच रही, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। और ये मुझे लगता है सच में क्या है, सच में कोई गलत फहमी है और मैंने क्या कुछ अजीब बोला। और उसके बाद में दिखाया था अपनी हमसे वहाँ से चली जाने लगती है और मुझे लगती है मैं उसको प्यार नहीं करती, मैं बिल्कुल भी उस इंसान को प्यार नहीं कर सकती। और बोलने लगती है मैं तो चली अब यहाँ से, और अब मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है। और उसको पता भी नहीं होता कि इसने क्या बोल दिया, वैसे गलती की वो गलती तो नहीं है। और ये बोलने लगता है वैसे मैं यहाँ पे एक साइड में एक यहाँ पे कैफ़े भी है ओटाकुओं के लिए, क्या आप वहाँ पे जाना चाहती हैं? वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक न्यू रोमांस नॉवल मिल जाए। और अपनी हमसे वो लिखते हैं रोमांस नॉवल, मैं अभी अभी गई और अभी अभी यहाँ पे लेके आई। और आई मीन शाम का टाइम जबकि ये बोला होता है इजीलिया तुम आ चुकी हो, और भाग के जा रहा होता है अपनी इजीलिया की ओर। उसको जाके सीधा लग जाता है और अपनी हमसे बोल लगती है वो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसका नाम लेते हैं जो कि बड़ा ही क्यूट होता है, इसका नाम है नाज़ू। और नाज़ू से बोलने लगते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये बोल लगता है क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है जो कि तुमने पहले निभाया था जब हम पहले बार मिले थे। और अपनी एमसी कहने लगती हाँ वो प्रॉमिस मुझे याद है। और बच्चा कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरे को अपना बच्चा मानोगी और मेरी मदर बन जाओगी। और पूरे के पूरे जो लोग होते हैं उनका चेहरा उतर जाता है और ये लगता है ये किस प्रकार का प्रॉब्लम है। और तभी यहाँ पे अपनी एमसी कहने लगती है हाँ ये प्रॉब्लम आई मीन मेरे को यहाँ पे ये बाधा याद है, मेरे को अच्छे तरीके से ये बाधा याद है बच्चे। और बच्चे को बड़ी प्यार से कह रही होती है। और तभी पीछे से रेवन रहता है जिसको कि वो समझा रही होती है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे मेरा वादा है जो कि मैंने पास्ट में किया था, हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये वहाँ पे बोल रहा होता है क्या सच में ये बच्चा तुम्हारा नहीं है इसका मतलब। और ये अपनी एमसी बोली हुई थी हाँ ये बच्चा यहाँ पे एक्चुअली मेरे अंकल का है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और साथ ही साथ उनकी हालत खस्ता है। और कुछ सालों पहले मैं इससे मिली थी और उस टाइम पे इसने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं आप मेरी मदर बन जाएं। और उस समय अपनी हमसे क्योंकि वो खुद भी यहाँ पे बच्चे जैसी हरकतें करती थी तो उसने बोल दिया पहले इस बारे में मैं सोचूंगी। और पता नहीं उसको शुगर मम्मी बनने का शौक था और अपनी हमसे ने बोल दिया था कि हाँ हाँ ठीक है लेकिन अभी नहीं, मैं शादी कर लूँगी तब उसके बाद में। और अभी दिखाया था उसके बाद में अपनी हमसे इस जगह पर होती है और रेवन को समझा रही होती है सारी बातें। रेवन का पूरा चेहरा उड़ाता है और बोल रहा होता है कि क्या नॉनसेंस है और इस बच्चे के बारे में आखिर क्या तुम उसको अडॉप्ट करने वाली हो। और हमसे कहने लगती है वेल क्या तुम इसको यहाँ पे साथ में रख सकते हो कुछ समय के लिए, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं रहेगा, ये हमारे साथ में रहेगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। मन में कहती है ये बच्चा यहाँ पर साथ में रहे या नहीं रहे, लेकिन ये वापस नहीं जा सकता, अगर ये वापस गया मुझे पता है इसकी कैसी हालत है। और तभी सेकंड काउंटर बोलने लगता अच्छा इसका मतलब है कि ये कोई नाजायज औलाद नहीं है, हमारा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। हाथ थू क्या ही बकवास मानवा है, मुझे तो मजा ही नहीं आया। मजा नहीं आ रहा है। और अपनी एमसी कहने लगते हैं वेल यहाँ पे अगर इस प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं रिश्तेदार हुआ। और अपनी एमसी के दिमाग में पता नहीं क्या सोचता है और अपनी एमसी बोली थी अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं नाजायज औलाद होगी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई इस बात से। और ये बोला कि क्या तुम इस बारे में खुश हो कि ये मेरी नाजायज औलाद नहीं है, और क्या होगा अगर इसकी कोई नाजायज औलाद आ जाए अपनी एमसी के सामने। और अपनी एमसी से कहता है क्या मैं इसको अडॉप्ट करने वाले हैं, तो एमसी बोली हुई है कि एक्चुअली हम लोग मिल चुके हैं ऑलरेडी, तुम्हें याद है मैं तुमसे पहले मिली थी। और ये बंदा थोड़ा शौक हो रहा था और वो अपने हमसे बोली थी है मुझे पता है तुम्हारी नाजायज औलाद नहीं हो सकती है क्योंकि, और वो पब्लिक में बोलने वाली थी। तो यहाँ पे उसके साइड में अपना रे बन जाता है और बोल जाता है कि इस बारे में किसी को पता ना चले। और उसके बाद दिखाता है ये लोग अंदर आ जाते हैं और अपना रेवन पूरा सदमे में होता है पीछे और बोल रहा है ये किस प्रकार की मुसीबत आई है और अब ये कैसी मुसीबत है वो तो हम देखने वाले हैं। अपनी हमसे अंदर ही रातों में सुनसान राहों में आई मीन सुनसान कमरे में उसके पास में आती है और उसके प्यार से देख रही होती है और बोलने लगती है चलो सो जाओ बच्चे, बड़ी प्यार से और अच्छी नींद आए तुमको। लेकिन तभी कुछ देखती है और देखती है कि उस बच्चे के यहाँ पे छाती पे कुछ निशान वगैरह लगे हुए हैं, मैं अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। और अपनी हमसे कहने लगती है ये क्या है आखिरकार, और मुझे पता ही था एक्चुअली में पहले से ही जब इसकी मदर ऊपर जा चुकी थी उसके बाद से ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हुई और उसके बाद में ही इसकी हालत ऐसी हो गई। और ये थोड़ी अपनी आँखें खोलता है लेकिन अभी भी नींद में था और वो लगता है क्या कुछ हुआ है, इसीलिए कहते ही नहीं
नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम सो सकते हो। और ये बोलने लगता है फिर तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है, और अगर कुछ हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। और अपनी हमसे उसकी हालत को देख रही थी और बोलने लगते हैं कुछ भी नहीं हुआ, तुम आराम से सो जाओ और इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। और यहाँ पे बच्चा सोते हुए भी वो बहुत ज़्यादा ही सॉरी सॉरी कर रहा था और हमसे उसकी सॉरी को सुन रही थी और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में था। खैर अभी दिखाया था सुबह का सीन यहाँ पर कि ये लोग खाना खा रहे थे और अपना बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। वो कहाँ पे जा रहा था और बोलने लगता चलो ठीक है अब कट करके खाते हैं, लेकिन कट करते टाइम पे उसका जो नाइफ होता है वो एक्चुअली में उससे गिर जाता है। और ये मुझे लगता है नहीं अब ये वापस से हो रहा है, वापस से मेरे को डांट पड़ने वाली है, मेरे में मार भी पड़ेगी। उसको अपना बचपन याद आता है यहाँ पर कि उसको मारा जा रहा था इसी बात पर। और यहाँ पे पता नहीं कैसे मेरे को ये 12 साल का लगता है ना कि कोई 6 साल का। और तभी अपना रेवन कहता है वेल तुम किसी बारे में चिंता कर रहे हो, क्या हुआ है, तुम जल्दी खा लेना चाहिए और अगर तुम्हारा चाकू गिर चुका है तो मेरे को वो प्लेट दे दो, मैं तुम्हारे लिए काट के रख देता हूँ। और वैसे भी वो चाकू किसी छोटे बच्चे के लिए नहीं है। और ये उसको दे देता है अपनी प्लेट। उसके बाद में रेवन बड़ी प्यार से काटता है और वो लगता है ये लो इसी प्रकार से लड़कियां काटती हैं और मैंने भी तुम्हारा काट दिया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हारा खाना काट दिया है। और अपनी आम से उस चीज को देके जा रही थी और बड़ी यहाँ पे अपने मन के अंदर यहाँ पे क्या बोलते हैं लड्डू फूट रहे थे उसके। और अपनी आम सी उसमें बड़ी प्यार से देख रही थी। यार कुछ समय बाद दिखाया था ये बच्चा बहुत ज़्यादा ही दम लगा रहा था, बहुत ज़्यादा ही दम लगा रहा था। नहीं ये कुछ गंदी चीज़ में दम नहीं लगा रहा था, ये मैजिक ट्राई कर रहा था और इससे थोड़ा बहुत मैजिक निकल भी जाता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, जिसको कि ये देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मुझे लगता है मैं तो मैजिक कर सकता हूँ, मैं तो जादूगर निकला, जादूगर। और अब मेरे यहाँ पे पप्पी माथे पर और अपनी आम से उसको देख रही थी, वो लिखती बहुत ज़्यादा बढ़िया। और पीछे से ये दोनों सोच रहे थे कि उन्हें इसको अपनी जो टीम है उसके अंदर रिक्रूट किया जाए, मतलब ये बच्चे को रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे थे। और यहाँ पे अपना सेकंड कमांडर था वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था इस बारे में। तो अपना यहाँ पर रेवन कहता है तुम्हारे ख्यालों को, तुम्हारे घटिया ख्यालों को अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं जूते में डालो और जूते को गटर में फेंक दो। और अगर तुम सोच क्या रहे हो तो ये लगता है ऑफकोर्स मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको ट्रेनिंग दूँ। मैं महान आदमी जो कि यहाँ पे 5 बच्चों का बाप लगता है, मैं उसको अपने अंडर रखूंगा और उसको यहाँ पे महान योद्धा बनाऊंगा, वीर योद्धा जो कि यहाँ पे सम्राट बनेगा, सम्राट तुम जानते क्या हो। और अपना रेवन बोलने लगता हो गई तुम्हारी कॉमेडी बहुत ज़्यादा घटिया, बिल्कुल हंसी नहीं आई। और ये बोलने लगता है क्या मतलब है, चलो ठीक है जोक साइड। और ये बोलने लगता है लेकिन मैं इस बारे में सीरियस हूँ और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मैजिक के अंदर। तो जिस पर अपना रेवन कहता है कि नहीं हम लोग उनको उसको बिल्कुल भी अपने पास में नहीं रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी यहाँ पे आउट ऑफ क्वेश्चन है। और अपनी हम उसके पास में आ रही थी और यहाँ पे पास में आकर उससे देख रही होती है उस बच्चे को और बोलने लगते हैं मुझे कुछ बातें करनी है इस बच्चे का रिलेटेड ही। कर कुछ समय बाद दिखाता है ये लोग पहुंच जाते हैं एक कमरे के अंदर जहां पर कि अपने हम जी बोलने लगते हैं वेल एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम के बारे में तुम जानते ही होगे। और मेरे ख्याल से अपने यहाँ पे रेवन ने कुछ ना कुछ तो रिसर्च की होगी, अब अपनी एम ने बताया होगा उसको कि यहाँ पे ये फैमिली से आता है वो फैमिली से आता है। तो यहाँ पे अपनी एम बोलने लगते हैं क्या तुम उसको यहाँ पे अपना बच्चा मान सकते हो, आई मीन अडॉप्ट कर सकते हैं क्या हम उसको। और अपना रेवन कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग किसी भी हालत में उसको अपना बच्चा नहीं मान सकते, अडॉप्ट करके अपना बच्चा नहीं बना सकते। और अपनी आम से थोड़ा शौक हो जाती है और फिर अपनी मुंडी नीचे करती है और बोलने लगती है ठीक है फिर। और अब देखते हैं इस बारे में क्या होता है। और अपना यहाँ पे ये बोलने लगता है वैसे तुम काफ़ी चिंता करोगे इस बारे में, लेकिन ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम मेरे को कितना भी ज़्यादा गिरे हो मान लो या फिर उसको कितना भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाए उस बच्चे को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी फैमिली उसको एक्सेप्ट कर ले। और अपनी आम से इस बात से पूरा शौक हो जाती है, तो इसको मतलब यहाँ पे अपने जो रेवन है उसको भी पता है उसको बच्चे को परेशान किया जा रहा था उसकी फैमिली के अंदर। और बच्चे का नाम ले लेता हूँ ये बढ़िया रहेगा। तो हमसे ही कह रहे होते कि नारू को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इतनी ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है। और ये कहने लगता है तुम्हें पता है अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है वो लालची लोग वो क्या सोचेंगे जो कि हर समय मौका देखते रहते हैं कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने का। वो लोग यहाँ पे इन बच्चों को पपेट की तरह यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे घर एक तरीके से बच्चों के लिए एक साला बन जाएगा, यहाँ पर भी वो आ सकते हैं और बिना किसी एक्सेप्शन के उनको लाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से उनके लिए यहाँ पे फ़ायदे की चीज़ रहेगी, वो ऐसे ही और ज़्यादा बच्चों को टॉर्चर करके परेशान करके उनको हमारी फैमिली के अंदर भेजेंगे। कई सारे उनके अंदर जासूस रहेंगे, कई सारे ऐसे रहेंगे जो कि अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए इस जगह पर आए हैं और वो बाद में अपने असली रंग दिखाएंगे। और भले ही बच्चे इनोसेंट हो लेकिन उनके पीछे रहने वाले वो उनके साथ में ऐसी ऐसी हालत करेंगे उनकी कि उसके बाद में वो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उनसे क्या होगा बच्चों की हालत ख़राब। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, हम लोग। और अपनी आम
एमसी इस बात से समझ आती है कि एक्चुअली में इसके कंसर्न क्या है। और कंसर्न ऐसा नहीं है कि इस बच्चे के बारे में है, बस बच्चा है यहाँ पे, बस एक सब्जेक्ट है छोटा सा और बच्चे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। और एमसी कहते हैं लेकिन एटलीस्ट हम लोग एक बच्चे को तो अडॉप्ट कर ही सकते हैं, और अगर वो भी नहीं तो क्या तुम उसे अपनी ही फैमिली में यानी उसी के घर में थोड़ा यहाँ पे कंसल्टेट कर सकते हो उसके फादर से, जो कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना करे उस बच्चे के साथ में। तो इस पर ये कहता है आखिर हम लोग हमारी फैमिली का यूज़ करके हमारी फैमिली पावर का यूज़ करके ऐसा क्यों ही करें, बस अपने पर्सनल रीज़न के लिए। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है हमारी पावर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। ये फालतू में अगर छोटे मैटर में जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है तुम जान ही सकते हो। और अपनी आम से बोली होती है वेल आखिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ये कहने लगता है हमारी मैरिज कोई रियल मैरिज नहीं है, ये बस एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, हमारे बीच में कोई प्यार वगैरह तो है नहीं, तो आखिर मैं ऐसा क्यों ही करूँ। और अपनी एमजी कहने लगती हाँ तुमने सही कहा, हमारे बीच में कोई प्यार वगैरह है ही नहीं, तो आप मैं क्या ही कर सकती हूँ अब इस बारे में। और अभी दिखाया था नारू जो कि बहुत ज़्यादा सैड था और इन सभी की बातें वो सुन चुका था। कुछ समय बाद अब नारू आराम से खाना खा रहा था, लेकिन उसका कुछ भी मूड नहीं था। अपनी एम से पूछने लगते हैं आखिर क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो नारू कहता है वेल मैं, और अपना सिर झुका के कहने लगता है वेल एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं वापस जाऊँ। एमसी कहने लगती क्या वापस, और आखिर क्या यहाँ पे किसी ने बातें तो नहीं सुन ली हमारी। तो इस पर अपना नारू कहता है कि मैं सच में वापस जाना चाहता हूँ। एमसी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर ये अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगी, तो मैं यहाँ पे वापस जाके वो दर्द सहने की कोई भी रेट नहीं है नारू। और नारू वो बहुत ज़्यादा सैड था और वो लगता है लेकिन मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ और जहाँ पे कोई टॉय नहीं है मेरे साथ में, ना ही कोई यहाँ पे काउंट वगैरह है, तो मुझे मज़ा भी नहीं आता ऐसा। मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मेरे ख्याल से अब मुझे वहीं पे जाके उस चीज़ को देखना चाहिए। वो डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है तो मेरे को भी सैड फील होता है। और एमसी कहने लगते हो कम ऑन तुम भी, और अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है। कुछ समय बाद दिखाया था नारू जा रहा होता है पैक लेके, और पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा भारी बैग ये सूट कैट्स ये बच्चा उठा रहा था, और यहाँ पर हो सकता है कि इसके अंदर कुछ हो ही ना। और अभी दिखाया था सेकंड कमांडर जो कि काफ़ी ज़्यादा सेट था, और ये मूर्ति देखी जाती है, और यहाँ पे इस मूर्ति के ऊपर जूम किया जाए, जूम 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 किया जाए इसके ऊपर। एमसी और सेकंड कमांडर उसको देख रहे थे। एमसी बहुत ज़्यादा सैड तरीके से उसकी बग्गी को देख रही थी, बग्गी धीरे धीरे जा रही थी, और अंदर दिखाया था नारू जो कि अंदर स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके बाद में आंसू टपकने लगते हैं। और वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता इस जगह को छोड़कर, मैं उन लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता इस जगह से। और अपनी एमसी भी काफ़ी ज़्यादा सैड है, लेकिन नारू कहता है कि मेरे को जाना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई और प्रॉब्लम में आए। और अभी दिखाया है अपने प्यारे से रेवन की ओर जो कि बहुत ज़्यादा सैड तरीके से अपनी पोर्ट्रेट देख रहा था, जिसके अंदर उसके फादर मदर और वो खुद था। और ये बोलता है कि ये चीज़ जो है तभी उसका बदला रहता है, और बोलने लगता है आपको ज़्यादा ही नहीं हार्ड हो रहेगा एक बच्चे के ऊपर, मेरे ख्याल से आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। तो ये बोलने लगता है हम कुछ नहीं कर सकते इस फैमिली मैटर के बारे में, ये हमारा कोई मैटर नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और बटलर बोलने लगता है वेल सच कहूँ तो उस बच्चे को देखकर मुझे आपकी याद आ गई, बचपन में जब आप हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे यहाँ पे लड़ा करते थे और आपकी हालत खराब हो जाती थी। आप सच में आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी नहीं बदली हैं। क्या आप यहाँ पे यंग मास्टर नारू को प्रोटेक्ट नहीं करने वाले हैं। और ये बोलने लगता है अगर मैं प्रोटेक्ट करना चाहूँ तो अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ उन फैमिली रूल्स के अंदर, तो यहाँ पे ये बिल्कुल बेकार रहेगा अगर मैं उसके बाहर जाकर कुछ भी यहाँ पे इनऑपरेट हरकत कर सकता हूँ, जिससे कि हमारी फैमिली के ऊपर ही मुसीबत आए। और आप सच में बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं मेरे ख्याल से, तो आपकी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आजकल, आपको कुछ ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे फील हो रहे हैं। और ये बोलता है पहले मैं क्या ही बताऊँ, अब मैं सच में बूढ़ा हो चुका हूँ। और यहाँ पे बोलने लगता है आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज़ों को संभाल लूँगा वापस से। और यहाँ पे पहले तो मेरे को इस चीज़ को संभालना पड़ेगा। और अभी जा रहा होता है और बोलने लगता है सच में ऐसा लगता है कि मैंने जो डिसीजन है वो सही बनाया है। और उन लोगों को याद कर रहा होता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश थे उस बच्चे को लेकर, और बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैं सच में यहाँ पे जानबूझकर उसको यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं किसी से भी यहाँ पे प्यार नहीं कर सकता, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। और क्या होगा अगर मैंने उस बच्चे को यहाँ पर रख लिया, तो भी मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। और अपनी एमसी को दिखाता है जो कि वापस सामान पैक कर रही होती है, तभी मेड्स आ जाती है, बोलने लगती है मिस आप क्या कर रहे हैं। एमसी बोल रही होती है कि तुम्हें किस बात की चिंता है, मैं तो बस सामान पैक कर रही हूँ, चिंता मत करो, मैं घर जा रही हूँ बस। और ये बोल रहे थे क्या घर, और आप घर क्यों जा रहे हैं। और वो लोग ज़मीन पर आके माफ़ी मांग रहे होते हैं। एमसी बोलने लगते अरे क्या हुआ, मैं तो बस घर जा रही हूँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तुम रो क्यों रही हो, तुम आराम कर सकती हो इस जगह पर। और ये बोल रही होती आराम वो चीज़ नहीं है जो कि हम चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि उनकी मिस अब घर जाने वाली हैं, इसलिए पूछते हैं कि मुझे 1.5
जिससे मिलना है वो कहाँ पर होगा अभी, जिस पर मेट कहती हैं कि वो अभी तो ऑफिस में ही होगा, वो अभी काम कर रहे होंगे तो ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। और दिखाता है एमसी वहाँ से गायब हो चुकी होती है और रास्ते में जाते जाते सोचती है कि जो डायर फैमिली है उसने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, वो बिल्कुल भी नारू को सपोर्ट नहीं करने वाली, ना ही वो उसका सपोर्ट ऐसा करेगी कि उसको अडॉप्ट कर ले, और ना ही वो उसका कुछ सपोर्ट करके उसको अपनी फैमिली में एक सही पोजीशन दिला पाएगी। तो उसका मतलब ये है कि अब मुझे अपनी ही पावर के ऊपर, अपने ही डिसीजन के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अब मैं वापस जाकर उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करूँगी और नारू के लिए मैं एक अच्छा सा प्लेस बनाऊँगी। कुछ समय बाद दिखाया था ये पहुँच जाती है जहाँ पर डेट के ऑफिस में, और डेट काम कर रहा होता है। डेट बोलता है ये मिस आप आ सकती हैं, और अपने यहाँ से आ रहे होते हैं और बोलने लगते हैं क्या मैं तुमसे कुछ समय ले सकती हूँ, जिस पर अपना डेट कहता है यस मिस, और अगर आपको कुछ काम है तो आइए और बैठिए इस जगह पर। जिस पर अपनी हम से कहते नहीं मुझे इस जगह पर बैठना नहीं है, मुझे जल्दी ही जाना है, तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। 2 हफ्तों के लिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो क्या यहाँ पे ये हमारे मॉन्स्टर हंट के बीच में आ सकता है। जिस पर डेट कहता है बस 2 वीक्स की बात है तो ये नहीं आने वाला है। तो अपनी हम से कहते हैं ठीक है फिर, और अब मैं चलना चाहूँगी इस जगह से। और यहाँ पे अपना डेट पूछता है वैसे क्या है ये रीज़न आपके जाने का, क्या ये नारू से रिलेटेड है। जिस पर अपनी एम से कहते हैं हाँ। तो ये कहने लगता है वेल अगर आप जो चाहते हैं कि उसको अपने यहाँ पे अंडर में लेना, तो आपको उनके पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। और अपनी एम से कहती है हाँ ये सही बात है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है, क्योंकि कानून के अनुसार जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास ही पूरे अधिकार होते हैं अपने बच्चे के, और वही उसके क्या बोलते हैं कर्ता धर्ता होते हैं। वो उसको बेच भी सकते हैं, वो चाहे जो चाहे उसके साथ में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, और मैं बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं इन सभी को कोर्ट के अंदर धकेलूंगी, और उन्हें यहाँ पे कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी, उस बच्चे को यहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा। और जिस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। पर अपना डेट कहता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा वैसे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जर्नी हार्ड भी रहेगी, और लेकिन मेरे ख्याल से आपको वहाँ पर जाना एकदम बेस्ट ही रहेगा, तो इसलिए आप ना जाइए। अपनी एमसी कहने लगती इसका मतलब क्या है। और फिर दिखाया था गेट पर जहाँ पर कि कोई गेट खोलता है, और यहाँ पे अपनी एमसी पूरा देख के शौक हो जाती है। और एमसी क्यों देख के शौक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे होता है अपना प्यारा सा रेवन, उसके हाथों में होता है ये छोटू सा 5 साल का यहाँ पे अपना प्यारा सा नारू, और नारू उसको देखता है तो उसके पास में आने लगता है, बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, और अपने यहाँ से उसको देख के पूरा शौक हो रही होते हैं। और उधर रेवन की ओर देखते हैं, रेवन प्यार से स्माइल कर रहा होता है, और अपने यहाँ से कहते हैं लेकिन तुम तो इसके खिलाफ थे। तो इस पर ये कहता है कि वेल बुड्ढा मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे हाँ बोलनी पड़ी। अभी दिखाया था जो हिटमैन होता है वो होने लगता है मेरी रिक्वेस्ट के चक्कर में। और साथ ही साथ एक और चीज़, जब मैं यहाँ पे आपके ऑफिस में काम कर रहा था तब मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कोई भी यहाँ पे छोटा बच्चा अपनी खुद की इच्छा से किसी और के घर में रह सकता है, अगर यहाँ पे उसके पास थोड़ा बहुत भी मैजिक है तो ये राइट। अगर आप यहाँ पे इस कानून को ला देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपना रेवन पीछे मुंह घुमा लेता है, और अपना यहाँ पे बुड्ढा कहता है कि वेल तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो वैसे, खैर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और लेकिन ये यहाँ पे हार्ड भी हो सकता है, अगर आप यहाँ पे एग्री करें, साथ ही साथ एम्पर एग्री करें तो ये पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो कि इसको डिसएग्री करेंगे। और यहाँ पे आप उस बच्चे के लिए गार्डियन बन सकते हैं। और अपना रेवन कहता है कि वेल इतना ज़्यादा तुम्हें ईजी दिख रहा है, इतना ज़्यादा ईजी भी है नहीं, और तुम तो जानते ही हो कि बहुत सारे नोबल इसके खिलाफ होने वाले हैं। जो नोबल बस ऐसे ही मौका ढूंढते रहते हैं हमारी फैमिली को नीचे करने का, वो तो इसके सख्त खिलाफ होने वाले हैं, और वो कुछ और प्रोपेगेंडा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ बस यहाँ पे एक बच्चे की बात है, और भी बच्चे ऐसे हो सकते हैं प्रॉब्लमेटिक। तो अपना रेवन कहता है वेल मैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं सच में अपना एक सेल्फिश डिसीजन बना रहा हूँ। और जिस पर अपना वॉल्डमैन कहता है कि वेल हमने ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल दिया है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसको बचपन का सीन याद आता है जहाँ पे कि सारी पनिशमेंट अपने रेवन को मिल रही थी, और ये बहुत ज़्यादा सैड था, पीछे से देख रहा था। और अभी बोलता है कि लेकिन अब वो समय बदल चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना बोझ को हल्का करें और हम उस बोझ को ढोएं, और हम साथ में ही उस बोझ को ढोकर ये सारी चीज़ों को निपटा देंगे। और रेवन कहता है क्या सच में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा। तो ये कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन हर चीज़ को मैं करने के लिए तैयार हूँ उसके अंत तक। और अपने रेवन को उसके बचपन के रूप में देख रहा होता है। अभी यहाँ पे दिखाया था प्रेजेंट का टाइम पे, यहाँ पे कि उसका हाथ पकड़ के बोलने लगता है कि माय लॉर्ड आप अब अच्छे से यहाँ पे ये सब करने वाले हैं। और अभी दिखाया था एमसी जो कि प्यारे से बच्चे के साथ में खेल रही होती है, नारू आगे चला जाता तो एमसी वहाँ पर जा रही होती है, लेकिन पीछे से रेवन आ रहा होता है। और रेवन जैसे अपनी एमसी को देखता है
एमसी मुंह घुमाकर जाने लगती है और रेवन होने लगता है कि तुम मेरे साथ में। और अभी दिखाता है एमसी तो भाग चुकी होती है वहाँ से और अभी रेवन को याद आ रहा होता है कि उसका यहाँ पे पोपट हो चुका है, उसको वापस से इग्नोर मार दिया गया है अपनी एमसी के द्वारा। खैर ऐसे ही चलता रहता है और अभी दिखाया था इन लोग की और जो कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं बदतमीजो आकर तुम लोग क्या कर रहे हो। और ये बोलने लगता है तो तुमने यहाँ पे अच्छे से स्टोरी सुनी होगी और यहाँ पे तुम लोग बकवास करना चाहते हो इस जगह पर। तो यहाँ पे अपना ये सेकंड कमांडर कहता है क्या स्टोरी, बकवास स्टोरी, और यहाँ पे कुछ भी मजा नहीं आया, इसकी सजा तो तुझे मिल के रही घटिया इंसान। तेरी हिम्मत कैसे रही जो डीमन लॉर्ड है उनके सामने इतना ज़्यादा घटिया नाटक करने की। और यहाँ पे अपना फर्स्ट कमांडर बोलने लगता है डीमन लॉर्ड प्लीज़ आदेश दीजिए। और डीमन लॉर्ड आगे आ रहा होता है। डीमन लॉर्ड बोलने लगता है ठीक है और इस घटिया इंसान को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मैं सबसे ज़्यादा डरावना डीमन लॉर्ड, मैं इसको इतनी ज़्यादा बुरी सजा दूंगा, मैं इसको यहाँ पे काट डालूंगा बीच का रास्ता। और यहाँ पे भाग रहा होता है और जो फर्स्ट कमांडर सेकंड कमांडर होते हैं वो इसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ पे इसके पीछे पड़े होते हैं, बस ऐसे ही बच्चों के जैसे खेल रहे होते हैं। अभी दिखाया था अपनी एमसी की और जो कि बोल रही होती है अच्छा ठीक है अगर आपने डिसीजन बना ही लिया है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। वैसे अगर यहाँ पे ये सच में प्रपोजल पास हो जाता है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो एम्पायर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन अपना रेवन कहता है वेल ये तुम्हारे सपोर्ट के बिना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली का सपोर्ट भी इस बारे में लो। और हमसे कहते हैं अगर ये सारी चीज़ें ऐसी हुई तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बॉन्ड बना लेगी इसकी फैमिली के साथ में। और साथ ही साथ ये जो डिसीजन है ये भी यहाँ पे एक बढ़िया सा कानून बन जाएगा। और अपना रेवन कहता है वैसे तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम इसको खुद ही करने वाली हो, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो रहा हूँ अभी। और एमसी बेचारा पूरा शौक आती है, एमसी बोली होती है क्या मजाक है और ये मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद अपनी एमसी को यहाँ पे सॉरी बोलने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन एमसी बोलने लगती क्या सच में तुम पहले ऐसे ही करना चाहते थे। वेल मैं यहाँ पे उस बारे में गुस्सा नहीं जो कि तुम सोच रहे हो। और ऐसा बोलती उठ के जाने लगती है और बोलने लगती है ठीक है अब हो गया है तो क्यों ना मैं चलती हूँ। और यहाँ पे ये घबराए घबराए देख रहा होता है और बोलने लगता है मैं फिर से माफ़ी नहीं मांग पाया। अभी दिखाया था नारू की और जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था और बोलने लगती क्या सच में मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। और हमसे कहती हाँ अगर वो प्रपोजल अप्रूव हो चुका है तो यहाँ पे तुम रह सकते हो और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और यहाँ पे थोड़ा शौक हो जाता है और लगता है क्या सच में और मैं यहाँ पे तुमको ज्वाइन करना चाहता हूँ हंटिंग पार्टी है इनकी उसके अंदर, ताकि ये भी मोस्टर को जाके मार पाए। और अपनी एमसी बोली होती हाँ हाँ तुम करोगे लेकिन अभी नहीं, तुम अभी बच्चे हो, अकल के कच्चे हो। और अभी अपनी एमसी सोच रही होती है सच में यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा लेक डायर फैमिली से यही उम्मीद की जा सकती है। और पीछे से रेवन भी आ रहा होता है और रेवन कहता है कि एक्चुअली में इन कई दिनों में मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, जिनमें से एक है कि जो एमसी है वो पूरा इग्नोर मार रही है रेवन को। और एमसी बिल्कुल भाव नहीं देती और चली आती है और कहने लगती है क्या ये अभी यहाँ पे कुछ और सोच रहा था, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि इसने कहा था कि रेवन इस जगह पर नहीं रह सकता लेकिन फिर भी इसने वाला डिसीजन बदल लिया है। लेकिन आखिर मैं क्या ही सोच रही हूँ, ये मेरे से प्यार नहीं करता, मैं इससे प्यार नहीं करती, शांत रहो। और मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती हूँ अभी भी। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद यहाँ पर कि ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, रेवन के पूरा होश उड़ा होता है। रेवन बोल रहा होता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर वो मेरे को इग्नोर क्यों मार रही है, अब तो मैंने उसका जो बच्चा है उसको भी बचा लिया है और अब क्यों मेरे को इग्नोर मारी जा रही है। और यहाँ पे अपनी एमसी आ जाती है, कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। और एमसी यहाँ पे ऐसी कह रही होती है जिस पर अपना रेवन कहने लगता है आओ क्या तुम मेरे साथ में खाना खाना चाहोगी, प्लीज़ आके बैठ जाओ। और एमसी से ऐसे ही वो भाव देने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन एमसी उसको भाव नहीं दे रही होती है और भागे जा रही होती है बस यहाँ से। और क्या ही यहाँ पे मस्त दिख रहा है और यहाँ पे बेचारा रेवन वो बोलने लगता नहीं और ऐसा लगता है कि मेरा जीवन है वो मेरे से छीना जा रहा है, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, चाहे तो तुम मुझे और मार लो लेकिन मुझे छोड़कर मत। और हमसे उसको यहाँ पे ऐसा नखरे कर करके भगा रही होती है उस जगह से। और रेवन कहता है नहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं उसका टॉय बन चुका हूँ जो कि मेरे को इधर उधर फेंक रही है। और अभी दिखाया था अपना यहाँ पे रेवन कहता है वेल हम लोग तो कंप्लीट स्ट्रेंजर है, आखिर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ और मेरे को ये सब करने की जरूरत पड़ रही है। और अभी दिखाया था वो खुद वापस से सेट हो जाता है, बोलने लगता है मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तभी पीछे से फर्स्ट कमांडर सेकंड कमांडर आ जाते हैं और सेकंड कमांडर बोल रहा होता है कि जरा देखो हमारे फर्स्ट कमांडर के पास में बहुत सारी स्टोरीज हैं आपको सुनाने के लिए। और यहाँ पे उसको खींच के लेके आ रहा होता है और अपने यहाँ पे फर्स्ट कमांडर बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम क्या बोल रहे हो। और यहाँ पे अपना सेकंड कमांडर बोलने लगता है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो जल्दी से सुनाओ। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कमांडर कुछ भी मन नहीं था लेकिन खैर वो फिर भी सुना देता है। और ऐसी स्टोरी सुनने के बाद में होश ही उड़ जाता है रेवन के।
वेल स्टोरी ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है, बस यहाँ पे सेकंड कमांडर था वो यहाँ पे इमेजिनेशन में स्टोरी बनाई थी उसने कि उसकी वहाँ पे एक वाइफ होगी जो कि उसके बहुत ज़्यादा प्यार से ख्याल रखेगी, एकदम परफेक्ट भाई। लेकिन खैर उसके कुछ सिम्टम्स होंगे जो कि यहाँ पे अपनी जो एमसी है उससे मिलेंगे, यानी इजेलिया से, और ये बोला होता है। और फिर उसके बाद में मैं उसे एक प्यारी सी हक दूंगा और उसके बाद में हम लोग के मज़े मज़े। और यहाँ पे अपना प्यारा सा मैंने बोला होता है आखिरकार ये बहुत ज़्यादा अजीब क्यों है मुझे तुम्हारी स्टोरी के अंदर से इजेलिया की वाइफ आ रही हैं, क्या तुम हम दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहते हो? और ये बोला होता है अरे नहीं, ये सब तो नॉनसेंस है, तुम खुद ही यहाँ पे पकाऊ ख्याल बना रहे हो। जैसा कि यहाँ पे हर टीवी सीरियल के आ गया डाटा है कि इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि आप वास्तविकता में ऐसी चीज़ें देखते हैं तो यह केवल एक कोइंसिडेंस होगा। और अभी दिखाया था रेवन सोच रहा था हाँ इस बारे में अगर सोचा जाए तो। खैर अभी सोचता है अपना रेवन की क्यों ना उसको कुछ गिफ्ट दिया जाए और लेके भी आ जाता है, लेकिन खैर वो जा नहीं रहा होता है, बस उसके सामने इधर उधर मटक रहा होता है। और तभी अपनी एमसी भी आने लगती है उधर से और एमसी बोलने लगती है क्या हुआ और क्या तुम मुझे बुलाने वाले थे? और अपना रेवन बोला होता है हाँ मैं वैसे बुलाने वाला तो था, मेरे साथ में कहीं पर घूमने चलोगी? तो एमसी कहती है वेल नहीं मेरा मूड नहीं है अभी। और अपनी एमसी उसको इग्नोर मार के वापस से जा रही होती है, लेकिन इस बार रेवन से रहा नहीं जाता और अपनी एमसी का हाथ पकड़ के उसको बोलने लगता है आखिर तुम मुझे बार बार इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों मारी हो? क्या मैं यहाँ पे कोई इग्नोर मारने वाली चीज़ हूँ जो कि मुझे तुम इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रही हो? और अगर मैंने कुछ भी गलती की है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे को इग्नोर मारना बंद करो। और अब तो मैंने नारू को भी जाने से रोक लिया है, वो भी नहीं जाने वाला तुमको छोड़कर। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद दोनों एक ही चेयर पर बैठे होते हैं और एमसी कहने लगती है कि और तभी यहाँ पे रेवन भी आ जाता है कहने के लिए और दोनों चेहरा थोड़ा टकराने वाला होता है। रेवन कहता है क्या तुम पहले बोल सकती हो? अपनी एमसी कहने लगती है वेल थैंक यू जो भी तुमने किया और मैं बिल्कुल भी बोधा नहीं हुई हूँ तुमसे जो कि तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो। और ये कहता है तो आखिर तुम अकेले अपने रूम में क्यों खाती हो? एमसी कहते हैं कि वेल मैं कुछ डिस्टेंस ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बस हमारे बीच में यहाँ पे थोड़े बहुत क्या बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज ही तो है, कोई हमारे बीच में फीलिंग्स है ही नहीं, तो आखिर मैं नहीं आता अपने बीच में फीलिंग क्यों ही बढ़ाऊँ? मैं तो बस यहाँ पे अपने अकेले कमरे में खा रही हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बना पाऊँ हमारे बीच में। और एमसी यहाँ से कह रही होती है जैसे कि इसको कोई कांटा छुपा रहा हो और अपनी एमसी कहने लगती है वेल अगर इस बारे में बात की जाए तो तुमने ही तो कहा था ना कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज बस यहाँ पे एक बहाना है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसके अंदर है ही नहीं, हमारा तो बस यहाँ पे प्यार में सब नकली है। और अपना यहाँ पे रेवन बोलने लगता है हाँ ये मैंने कहा तो था लेकिन फिर भी। और बेचारा खुद ही यहाँ पे अपने ही जाल में फंस रहा होता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हिपोक्रेटिकल रहेगा अगर मैं इसको कहूँ तो, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वैसे तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे अजीब सी पर्सन हो। और अपने आम से कह रहा होता है कि भाई जो भी मैंने किया है मैंने तुम्हारे साथ में मतलब मना वगैरह किया हो और यहाँ पे प्यार के बारे में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। और अभी कहता है कि भाई अगर मैंने कुछ भी किया है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और क्या हम लोग वापस से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं? और एमसी थोड़ा स्माइल करती है और वो कहने लगती है हाँ मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो एक दूसरे के बारे में, आई मीन जो तुम्हारे लोग हैं उनके बारे में तुम बहुत ज़्यादा केयर करते हो जैसे कि तुम पहले भी करते थे। और मैं यहाँ पे हमेशा की तरह किसी बात को रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि मैं अपने दिल के अंदर थोड़ी बहुत तो हर्ट हुई हूँ उस बात से। और अभी सोच रही होती है अपनी एमसी कि वो क्या करेगी बेचारी, थोड़ा खुशी से शौक हो जाती है और बोलने लगते हो जरा देखो इसको। और अपना रेवन कहता है वेल एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये भी मैं शायद इसका हकदार नहीं हूँ ये कहने का, लेकिन मैं कह के रहूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब इंसान हो, तुम्हें समझने में मैं कभी भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाऊँगा। खैर लड़कियों को कौन ही समझ पाया है। और अपनी एमसी कहने लगते हैं ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, तुम तो यहाँ पे बहुत बड़े बेईमान बन रहे हो, तुम पहले अपनी ही बेइज्जती करना चाहते हो इस बात से कि तुम यहाँ पे कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही हूँ, जबकि तुमने ही कहा है कि तुमसे प्यार ना करो, आई मीन तुम्हें प्यार करने वाली लड़की नहीं पसंद। और अभी अपना जो रेवन होता है उसका हाथ बढ़ रहा होता है एमसी की और एमसी को छूता है प्यार से और बोलने लगता है तुम्हारे गाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और तुम इस प्रकार से स्माइल भी कर सकती हो। उसके बाद उसको शर्म आने लगती है, शर्म के मारे लाल हो जाता है और बोलने लगता है नहीं ये मैंने क्या कर डाला, और अपने हाथों को देख रहा होता है जो कि वापस से ठंडे हो चुके होते हैं। और एमसी बोलने लगते हो जरा देखो ये फिर से क्या कर रहा है। और यहाँ पर रेवन को शर्म आ रही होती है और वो लाल हो जा रहा होता है और एमसी बोल रही होती है मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और यहाँ पर रेवन बहुत ज़्यादा सदमा आ जाता है क्योंकि एमसी कहती है वेल सबसे पहला तो तुम यहाँ पे हिपोक्रेटिकल हो रहे हो, अपने यहाँ पे बेइज्जती करवा रहे हो और साथ ही साथ तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे तुमको इग्नोर मार रही हूँ, जबकि तुम मेरे से प्यार नहीं करते और तुम फीलिंग्स के बारे में कह रहे हो जो कि तुम्हारे अंदर है ही नहीं मेरे लिए। और अभी यहाँ पे अपनी एमसी कहते हैं अच्छा ठीक है यहाँ पे अगर ये हो ही चुका है तो मैं इस बारे में
में कुछ नहीं कहना चाहती। और अभी यहाँ पे अपनी एमसी कहते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा केयर करते हो उन लोगों के बारे में जिनके बारे में तुम सोचते रहते हो, और यहाँ पे तुम पिछले जन्म में भी ऐसा ही करते थे और अभी भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई है, इसलिए मैं भी यहाँ पे तुम्हारा साथ देके उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहती थी। और अभी एमसी कहते ही चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ में आते हैं और इन सारी चीज़ों को निपटा देते हैं। आई मीन इनके झगड़े को ख़त्म करते हैं। और ये बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और प्यार से उसके हाथ पकड़ लेता है। अगले ही पल अपनी एमजी इसको एक पपी समझ लेती है और उसे यहाँ पे थोड़ा अजीब सा महसूस कर रही होती है, क्यों शायद उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही थोड़ा गड़बड़ है। और अपना रेवन कहने लगता है अरे नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और माफ़ करना उसके लिए। और तभी यहाँ पे रेवन होता है वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है। एमसी कहने लगती है इसे क्या हुआ है और क्या कुछ है जो कि तुम छुपा रहे हो। और अपना रेवन मुझे लगता है वेल वो और अपने कपड़े होते हैं उनमें ही छानने मारने लगता है कि उसको कुछ मिल जाए। उसके बाद में उसको मिल जाता है ये बॉक्स और मुझे लगता है तुम इसका यूज़ कर सकती हो। और इसके अंदर होती है क्रीम और ये बोलने लगता है इस क्रीम का नाम है ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि मैं यहाँ पे एक माउंट एवरेस्ट को चढ़ के यहाँ पे लेके आया हूँ। माउंट एवरेस्ट के अंदर एक ज्वालामुखी था, उसको मैंने फाड़ा, उसके अंदर से मैंने क्रीम बनाई है और इससे तुम्हारी जो स्किन है एकदम बवाल हो जाएगी। तुम सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे काला बादल बरस कर एकदम गोरा गोरा हो चुका हो और एकदम वाइट पेंट मार दिया हो किसी न किसी के चेहरे पर, और बिल्कुल ऐसी हो जाओगी तुम, बिल्कुल सुंदर वाइट परी। और अभी कह रहा होता है कि जैसे मानो कि यहाँ पे ब्लैंक पेज हो वाइट वाइट, वैसे तो मेरी खैर स्क्रीन ही ब्लैक रहती है तो ये वाइट हो ही नहीं सकता है। और अपना रेवन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो जाओगी इस क्रीम को लगाने के बाद में। एमसी कहते हैं कि वेल ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी फेयर एंड लवली का ऐड कर रहा है, जैसे कि पहले कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे हाथों को यहाँ पे पकड़ नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा ठंडे हैं तो इसलिए तुम्हारे हाथों को नहीं पकड़ूंगा। और अब तुम लगाओ ये क्रीम, इससे ही तुम्हारे यहाँ पे हाथ गर्म हो जाएंगे, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा और फिर तुम बहुत बड़ी ब्यूटी क्वीन बन जाओगी और अब मैं तुमसे हाथ लगाऊंगा। और एमसी कहने लगते हैं ठीक है और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और अभी स्माइल करके उसकी ओर देख रही होती है और उसका हो जाता ट्रांजिशन, वो एकदम से यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बॉम हो चुकी है। मतलब क्या ही यहाँ पे कमीना है राइडर, ऐसा लगता है कि राइडर किसी एड कंपनी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोस्ट कर रहा है। ऐसा लगता है जो क्रीम वाली कंपनी होती है आजकल वैसे ही फेयर एंड लवली ऐसी, उन्हीं को रोस्ट करना चाहता है। और अपना रेवन उसको देख रहा होता है बड़ी प्यार से। खैर कुछ समय बाद दिखाया था रेवन अकेला बैठा होता है, उसके सामने कोई नहीं होता और बोला होता है उसने बोला था कि वो मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन आज तो यहाँ पे सब कुछ साफ हो चुका है, वो दोनों कहाँ पर हैं आखिरकार। और तभी बोलने लगता है और रुको जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ गलत बोल दिया था कल भी, और मेरे ख्याल से वो कहीं बिजी होगी और यहाँ पर उसे और कुछ काम होगा। और तभी अपनी एमसी आती है और बोलने लगते हो मैंने शायद लेट कर दिया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और एमसी आके बैठ जाती है और बोलने लगते हैं कि वेल मैं सोच रही थी कि मेरे साथ में नारू है उसे भी लेके आऊँ, लेकिन नारू की तबीयत बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नींद में जा रहा है आजकल, तो वो सो रहा है अभी भी बिल्कुल यहाँ पे सब्सक्राइबर्स के जैसे जो कि सोते रहते हैं। और अपना प्यारा सा रेवन कहता है ठीक है अच्छी बात है कि यहाँ पे जो 70% लोग हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये ठीक है, यहाँ पे 70% लोग तो जागे हुए हैं। और एमसी कहते ही वेल इसका मतलब ये है कि वो अपनी नींद खराब कर रहे हैं बस, यानी कि आजकल बहुत सारे लोग रात को 12 बजे वीडियो देखते रहते हैं। वेल वो ये बात नहीं कर रहे थे। अब ना यहाँ पे रेवन कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे जल्द ही कैपिटल के अंदर जाने वाले हैं हमारी शादी की तैयारी के लिए, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग बाजार में, और अपनी एमसी बोल रही थी कहना क्या चाहते हो। और यहाँ पे रेवन शर्माते कहता है कि वेल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए चलो। और एमसी बोल लगते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगते चलो फिर ठीक है हम लोग कल ही चलते हैं। और एमसी बोली थी क्या कल इतनी जल्दी। और अभी दिखाया था इस अजीब सी औरत के पास में जिसके पास एक इन्विटेशन लेटर आया होता है इन दोनों की शादी की एक पार्टी का। और यहाँ पे बोलने लगती है उसकी हिम्मत कैसे ही, पहले वो मेरे को यहाँ पे जो क्या बोलते हैं रिजेक्ट मार देता है, उसके बाद में किसी और लड़की से शादी कर लेता है, और अब मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं इन्विटेशन लेटर भेज रहा है। मैं कभी भी फैमिली के हार को इस प्रकार से नहीं जाने दूंगी। और इमेजिन कर रही होती कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में, और ये बेचारी अकेली, क्या ही पोपट हो रहा है इस बेचारी का। लेकिन खैर अगर तुम्हें भी कोई चाहिए तुम्हारे जीवन साथी, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भूल जाओ, तुम्हारे यहाँ पे अभी तक बिल्कुल भी एज नहीं हुई है कोई यहाँ पे जीवन साथी चुनने की, तो जी अभी अब भाड़ में जाए, तुम सीधा शादी कर लेना। और अभी दिखाता है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोल रही थी ये बिल्कुल नॉनसेंस है। फिर यहाँ पे मेड ऐसा सैड होती है तो उसको एक आइडिया आता है और अपनी ये बंदी होती है बोली होती है चलो ठीक है अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक किटी पार्टी अरेंज किया जाए। और यहाँ पे प्रिंसेस तो आने ही वाली है और प्रिंसेस से साजी अपनी एमसी को रेफरेंस कर रही है क्योंकि प्रिंसेस यहाँ पे अपनी साउथ की प्रिंसेस है वो भी। और यहाँ पे ये बोल रही होती है ठीक है माय लेडी हम लोग अभी ही यहाँ पे एक पार्टी अरेंज करते हैं। और उसके अंदर यहाँ पे इन लोगों का प्लान होता है कि क्यों ना यहाँ पे कुछ यहाँ पे बेइज्जती की जाए अपनी एमसी की। बेइज्जती करने के बाद में उसको अपनी औकात पता चलेगी और वो उससे शादी तोड़ देगी। खैर ये बोली हुई थी चलो ठीक है वो सब कर देना बाद में, लेकिन अभी आके कचरा साफ करो काम चोरो। और खैर अभी दिखाता
है बहुत समय बाद में यहाँ पर कि ये लोग बिल्कुल तैयारी वैयारी कर चुके होते हैं। और इस बारे में मतलब इन दोनों की शादी की पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें फैल जाती हैं। पहले तो लोगों को लगा कि उसने शादी बिल्कुल एकदम मजाक में की होगी, ये कोई बिल्कुल सीरियस बात नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इस बारे में पता चला कि वो लोग पार्टी भी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो खबर थी वो पक्की हो चुकी थी। और जो लड़कियाँ जो कि अपने रेवन के प्यार में पड़ी हुई थी उनका तो दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रहती हैं। पूरा यहाँ पे कैपिटल रो रहा था, आई मीन लड़कियाँ रो रही थी कैपिटल की, और वो लगते नहीं मेरा दिलवर मेरे सपनों का राजकुमार, और ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती हैं, इतना कि कैपिटल में पूरा शोर मच जाता है पूरी कैपिटल में। उसके बाद में अपना रेवन बोल रहा था गाइस तुम लोग तैयार हो ना, और अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल की ओर निकलने वाले हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे और हाँ तब तक के लिए तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। और इसका मतलब है कि हम लोग वैकेशन पे जाने वाले हैं, और क्या ही कमाल की बात है। और हुर्रे, लेकिन तभी यहाँ पे अपना रेवन पीछे से आता है और मुझे लगता है हुर्रे वाले इधर सुन, और तू हमारे साथ में चल रहा है हमको एस्कॉर्ट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा बढ़िया, और माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारा वैकेशन का प्लान ख़राब करने के लिए। और तीनों अपना चश्मा उतार कर आ जाते हैं और ये बोला था चलो ठीक है हम लोग जल्दी ही चले जाएंगे 2-3 दिन में, तो तब तक यहाँ पे आराम करना तुम लोग। और ये बोला था इसका मतलब है कि ये सच में वैकेशन है। और तभी दिखाया था अपनी एमसी की और जो कि यहाँ पे जाने वाली होती है, और बटलर बोल रहा होता है मैं कुछ समय बाद जाऊँगा अपना काम निपटाने के बाद में, तो आपको मैं कैपिटल में मिलूंगा। और रेवन कहता है ठीक है बुढ़े आदमी, तुम वैसे भी रास्ते में एक रोड़ा बनते, और उसको रास्ते से हटा के बोला होता है ठीक है मैं क्यों ना हम लोग चलते हैं। और एमसी का हाथ पकड़ के वो लोग आ जाते हैं, लेकिन ये बच्चा उन दोनों के बीच में आ जाता है वापस से। मतलब यार इन दोनों कपल्स को वो यहाँ पे साथ में मूवमेंट नहीं लेने दे रहा कोई भी, कहीं कोई बच्चा आ जाता है, कहीं कोई बुढ़ा आ जाता है, कहीं कोई बुढ़ी आ जाती है, कोई ना कोई आ ही रहा है इनके बीच में। और अभी अपनी एमसी बोली हुई है ओहे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो ये बोलता है कि वेल एक्चुअली मैं अभी आपकी पार्टी में जाना चाहता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और यहाँ पे मैं भी आपकी पार्टी में एंजॉय करना चाहता हूँ। तो रेवन बोलने लगता है बच्चे अभी ये बच्चों की पार्टी नहीं हुई है, तुम अडल्ट की पार्टी में जाके क्या ही करोगे। और ये बोल रहा होता है वैसे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी तुमको, और हो सकता है कि तुम्हें भी कोई मिल जाए अपनी जीवन साथी। और इससे तो इसकी आंखें चमक जाती हैं और मुझे लगता है क्या सच में ऐसा भी हो सकता है क्या। और एमसी बोली हुई है बच्चों को यहाँ पे गलत बातें नहीं सिखाते, वो अभी अंडर एज है। और एमसी कह रही होती जाओ एंजॉय करो मेला में, यहाँ पे आराम से घूमने जाओ। और वो नाइट होते हैं वो भी उसके साथ में खेल रहे होते हैं। खैर ये दोनों ऐसे ही यहाँ पे एक बनी होता है उसके लिए जीत लेते हैं। उसके बाद में देखा आता है उसके लिए खाना वगैरह भी लेके आते हैं। वैसे खैर मुझे लड़का कम लड़की ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये इस प्रकार के खिलौने तो खैर यहाँ पे लड़कियाँ खेलते हैं इस प्रकार के खिलौने से, लड़के लोग तो कुछ और ही यहाँ पे करते रहते हैं, वो तो गुल्ली डंडा खेलते हैं। और अभी दिखा था ये यहाँ पे नीचे देख रहा होता है एमसी की, और जो कि इसी के कंधे के ऊपर यहाँ पे अपना सिर रख के सो रही होती है। और बड़ा ही प्यारा मूवमेंट, लेकिन अपना जो बच्चा होता है वो इन दोनों के मूवमेंट को ख़राब नहीं कर रहा होता है, वो यहाँ पे अपना मुंह एकदम बंद करके रखा होता है। मतलब उसको भी पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये बच्चा मेरे को बहुत ज़्यादा शरारती लगता है, ऐसा लगता है इसको कोई जल्दी ही अपनी जीवन साथी मिल जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद दिखाया था कैपिटल के अंदर बढ़िया सा सोने जैसा महल होता है, पता नहीं कहाँ से कितना ज़्यादा देश को लूट के ये लोग बनाए होंगे। और अभी अपनी एमसी बोली हुई है ऐसी चीज़ें तो यहाँ से एक्सपेक्ट की ही जा सकती हैं। जो डायर फैमिली उससे ये सीधा सीधा एक बड़ा सा होल है जो कि रॉयल फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये अभी डायर फैमिली के अंडर में आ रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। और ये पर्सन ये सबसे ज़्यादा सेकंड पर्सन जो कि यहाँ पे इंपीरियल फैमिली के बाद में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी अपनी एमसी बोली हुई थी कि मेरा यहाँ पे धर्म है इसको प्रोटेक्ट करना और इसकी रक्षा करना। और ये तभी पीछे देखता है एमसी की, और एमसी उसको देख रही होती है। और यहाँ पे बोल रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, रुको जरा मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। इंतजाम के नाम पे वो इंट्रोड्यूस करता है इस बटलर को, जिसका कि नाम हम लोग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं समझते, ये पता नहीं क्यों जॉनी ऐसा लग रहा है। और बटलर तभी देखता है इस बच्चे की, और बच्चे को देख के पता नहीं इसके यहाँ पे गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। यहाँ पे अपनी घटिया से इस्तेमाल देता है, जिससे कि ये बच्चा डर जाता है। तो ये बोलने लगता है बच्चे क्या तुम्हें लॉलीपॉप पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक लॉलीपॉप लेके आऊँगा। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दिखा आता है एक हॉल में यहाँ पर की अपनी एमसी आ चुकी होती है, और ये बोला होता है यही आपका कमाल का सोने का कमरा है, और लॉर्ड नारू को मैं यहाँ पे उसका कमरा दिखा दूंगा थोड़े समय बाद। और अपनी एमसी तभी देखते हैं कि उसके कमरे में ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, उसको देखने जाती है। तो यहाँ पे वो बटलर बोलने लगता है एक्चुअली में ये एक लेटर है, इनविटेशन लेटर किटी पार्टी के लिए आया है, जो कि एक काउंट की बेटी की ओर से आया है। तो इसका मतलब वो लाल बालों वाली लड़की एक काउंट की बेटी है, क्योंकि उसी ने ये भेजा होगा। और अपनी एमसी बोली हुई थी अच्छा ये यहाँ पे एक किटी पार्टी का लेटर है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे झोल है, और मुझे तो दाल में कुछ
काला लग रहा है लेकिन दाल तो लाल निकली। और एमसी कहती है कि चलो ठीक है, इसके अंदर चलने के बारे में मुझे सोचना चाहिए। और अभी दिखाया था किटी पार्टी के अंदर जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बढ़िया खाना होता है, लड़कियाँ भी होती हैं लेकिन वो पूरा सदमे में होती हैं और बिल्कुल यहाँ पे मूरत बन के बैठी होती हैं और अपनी एमसी बोली होती है, तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बताने के अंदर इंटरेस्टेड हो। और कहता है ईविल लग रही होती है। अरे इससे कुछ समय पहले का सीन दिखाया था, 2 दिन पहले का, जब ये बात अपने रेवन को बताती है तो रेवन के पूरे होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि खैर मैंने सोचा था इसके साथ में कुछ पल बिताऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे किस्मत ही खराब है, कहीं वो बच्चा कहीं बुढ़ा, और अब मैं क्या ही बताऊँ। और एमसी कहती है क्या तुम परेशान हो और क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे किसी के साथ में जाऊँ, तो यहाँ पे ही बोल होता है मैं क्या ही बताऊँ। और एक इसकी ऐसी ईविल औरत जो कि पूरे एम्पायर में जानी जाती है सबसे बड़ी डायन और कमीनी होने के नाते इसको मैं किसी यहाँ पे इनोसेंट लड़की के साथ में किसी पार्टी में कैसे जाने दे सकता हूँ। नहीं नहीं, ये सबको खा के रख देगी और यहाँ पे इन सभी को ख़त्म कर देगी। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंसियस हो रहा था, लेकिन अपनी एमसी कहती है कि क्या हुआ है, तो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना जाओ, और बड़े प्यार से बोल रहा होता है। एमसी इससे गुस्सा हो जाती है और उसमें बजा देती है और बोलने लगती है नहीं मैं तो जाके रहूँगी चाहे कुछ हो जाए। तो ये बोलने लगता है वेल तुम प्रॉब्लम को समझ नहीं रही हो, अगर तुम जाओगी उसके साथ में किटी पार्टी में तो मैं सोच रहा हूँ कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ में, जैसे कि पिछली बार हुआ था जब तुम बाजार में गई थी। और एमसी को याद आता है तो ये बोलने लगता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ और साथ ही साथ में चिंता करता हूँ उन लोगों की, अपने मन में बोलता है ये बात, उन लोगों की चिंता करता हूँ जिनको कि ये यहाँ पे मार के खाने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं इसका डिनर किसी को भी नहीं बनने दूंगा और इसकी रक्षा करके रहूँगा, उन्हें की भी रक्षा कर लूँगा। और ये बोल रहा होता ठीक है ऐसा ही करना तुम। और अपनी हमसे बोली तो नहीं मैं ठीक रहूँगी और इसलिए मैं जाऊँगी। और अभी दिखाया था पार्टी के अंदर ये आ चुकी होती है और यहाँ पे ऐसा महसूस कर रही होती है कि यहाँ पे कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन पार्टी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है। जो लड़कियाँ होती हैं वो ऐसी बातें कर रही होती है, भले ही उनकी आंखें नहीं देख रही हैं लेकिन इन लोगों की आंखें दिखाई जाती हैं, इनके बीच में टकरार चल रही होती है और पता नहीं टकरार के बीच में ये बोल देती है कि क्या तुम एंजॉय कर रही हो पार्टी को, आशा करती हूँ कि तुम एंजॉय कर रही होगी। एमसी कहती है एंजॉय, अरे वो तो ऐसा शब्द है जो इसको कि यहाँ पे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हें बोलना चाहिए एकदम झक्कास पार्टी है। और ये बोली हुई थी क्या झक्कास हो एकदम, किस प्रकार का मजाक करी हो, और ऐसा लगता नहीं है तुम्हें यहाँ पे देखने के बाद में। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक और खबर मिली है कि आजकल तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोरगुल्ला मचा रखा है पूरी कैपिटल के अंदर, तुमने अभी अभी शादी की है जो लॉर्ड रेवन है उनसे। और एमसी बोली थी अच्छा लॉर्ड रेवन, ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही है रेवन के साथ में, जो कि उसको लॉर्ड बोली है, और ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही उसके पास में आने की कोशिश करती है। तो अभी सामने देखती है यहाँ पर कि वो लड़की होती है उनको ये सारा करती है और बोले चलो ठीक है। और तभी उनमें से एक लड़की बोली हुई थी वैसे हमने सुना है कि यहाँ पे आप जब शादी कर रहे हैं तो उसका मेन रीज़न आपकी ब्यूटी है, वो आपकी ब्यूटी के चक्कर में पागल हो चुके हैं। तो तभी दूसरी लड़की बोलने लगती है अरे ब्यूटी ये तुम क्या बात कर रही हो, एक यहाँ पे ड्यूक के लिए ब्यूटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैंने तो सुना है कि ये दोनों ड्यूकल फैमिलीज हैं इसीलिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ में शादी कर रही हैं, और ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है ना, तो ये कोई लव मैरिज तो नहीं है। और तभी अपनी आम से थोड़ा इनसे सैड हो जाती है और यहाँ पे ये लड़की फिर से स्टार्ट हो जाती है। और ये बोले हुए थे वैसे यहाँ पे मैंने एक लड़की के बारे में सुना है जो कि अभी अभी हाल ही में यहाँ पे शादी की है और वो 1 नंबर की इविल वुमन मानी जाती है, वो 1 नंबर की डायन को चुड़ैल बोली जाती है पूरे एम्पायर के अंदर। मैं क्या बोलता रहता हूँ खैर। और यहाँ पे ये लड़कियाँ बोली होती है, मैंने तो सुना है कि उसने यहाँ पे अपने जो हस्बैंड है उसके ऊपर काला जादू कर दिया, उसका हस्बैंड उससे बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो यहाँ पे लड़की हंसती हुई बोली होती है आखिर ऐसे ही यहाँ पे गंदी लड़की से कौन यहाँ पे खुश रहेगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये बोली थी अरे नहीं तुम क्या ही बातें कर रहे हो, और इस प्रकार की वुमन उससे शादी कैसे कर सकती है, मेरे ख्याल से उनके बीच में जल्दी ही डाइवोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी हमसी यहाँ पे शांत होती है और उनकी बात सुने आ रही होती है। तो ये बोलने लगती है वैसे आप क्या सोचती हूँ उस बिस्टी वुमन के बारे में, जैसे कि आपने कहा है कि आपको ऐसी चीज़ें पसंद है। और हमसे बोली हुई थी अच्छा, और वैसे मेरे ख्याल से हम दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ में घुल मिल पाएंगे। और ये बोली थी आपका मतलब क्या है वैसे, तो हमसे कहती वेल जैसे कि तुमने कहा वो फालतू वुमन, और यहाँ पे तुम्हें शायद पता नहीं है कि मुझे भी ऐसी चीज़ें करना पसंद है, जो भी मुझसे यहाँ पे थोड़ा बहुत ही पंगा लेता है मैं उसको यहाँ पे नंगा करके रख देती हूँ और यहाँ पे क्रश करके रख देती हूँ। यार एक चेरी को क्रश कर देती इसके चक्कर में, बेचारी चेरी। खैर अभी अपनी हमसे बोली होती है कि आजकल यहाँ पे कुछ लोग फालतू में मुंह खोलते रहते हैं, दूसरे लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने किसी बात का ठेका ले रखा हो और यहाँ पे चाहे उन्हें फ़र्क पड़ता हो या फिर ना पड़ता हो उस चीज़ से, लेकिन उनको बुराई करने का शौक है। और मेरे ख्याल से तुम भी उनमें से एक हो, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, क्योंकि पूरा एम्पायर जानता है कि किसको यहाँ पे बिच वुमन या फिर किसको सबसे ज़्यादा चुड़ैल लड़की बोला जाता है इस एम्पायर के अंदर, वो मैं हूँ सबसे ज़्यादा इविल वुमन। और तुम मेरी यहाँ पे बुराई कर रहा मेरे मुँह के सामने और अपने मन के अंदर बोलती है। और ये बोली थी वो मैं और तभी यहाँ पे
उसकी तबीयत खराब हो जाती है और बोली होती है कि मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे को याद कर रही है इसलिए मैं यहाँ पे चलती हूँ। और तभी जो दूसरी लड़की होती है वो भी उसके साथ में निकल जाती है और एमसी बोली होती है भगोड़ी कहेंगी, मैदान छोड़कर भाग गई और ये पता नहीं कहाँ पे जाके लड़ाई करेगी, इससे यहाँ पे मुँह से तो लड़ाई होती नहीं है। और अभी यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है वो उसको घूर रही होती है जिससे उसने कुछ भी नहीं बोला था, मतलब पार्टी के अंदर इसने बस थोड़ी बहुत आग लगाई थी और ऐसा लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ दम वगैरह है नहीं जो कि अपना मुंह चलाती नहीं है। और ऐसा लगता है कि शायद इससे नहीं बोला जाएगा कुछ भी, तो खैर यहाँ पे इससे कुछ भी नहीं बोला जाता, बस ये बोली होती है आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, इतने ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी हमारी पार्टी में आने के लिए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और एमसी बोली होती है मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया लेकिन अभी भी इसको पसीने आ रहे होते हैं। और ये बोली थी अरे नहीं ये फिर से ना स्टार्ट हो जाए। और तभी यहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं क्या ये हमारे लॉर्ड रेवन है। और एमसी पीछे देखते हैं यहाँ पर कि रेवन काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में चल के आ रहा होता है, चेहरा घुमा घुमा के इधर उधर देख रहा होता है। और एमसी बोली होती है यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे ही रेवन अपनी एमसी को देखता है उसके पास में आने लगता है और बड़ी खुश लग रहा होता है। और अपनी एमसी बोली होती क्या तुम यहाँ पे मेरे को लेने आए हो। और अपना रेवन कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ और मैं सोच रहा था कि किटी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है तो अब तुम्हें चलना चाहिए और चलो चलते हैं अपने घर। और अपनी एमसी जा रही होती है और बोली होती है चलो ठीक है बाय बाय। और ये लड़कियाँ एकदम बोल रही होती है ओ माय गॉड हमने तो ये स्टोरी सुनी थी वो तो कुछ ज़्यादा ही सच थी, ये तो बिल्कुल एकदम यहाँ पे भगवान लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि रब ने बना दी जोड़ी वाले ये कैरेक्टर्स हैं। और अपनी एमसी की इस बात को सुनकर ये यहाँ पे लड़की बोली होती है क्या चल रहा है आखिरकार ये। और तभी वो बीच में एक और बात छेड़ देती है कि रूमर से वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। और अपनी एमसी के बारे में ऐसा लगता है कि जो बुरी बुरी बातें थी वो थोड़ी कम हो चुकी हैं, जो कि एक्चुअली में जो टाउन में अब अपनी एमसी गई थी मार्केट के अंदर यहाँ पर कि इसको यहाँ पे एक बिच भुवन बोला गया था, तब अपनी एमसी ने कुछ नहीं बोला था। तो उसी के बारे में बोली होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और अभी दिखाया था रेवन तो भी बहुत ज़्यादा खुश था और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ तो आपको भी गुस्सा आ रहा होगा। खैर ये बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इनके बीच में धरा डाल के रहूँगी, मैं इस पहाड़ को चीर इन दोनों को अलग करके रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अब तो इनके बीच में शादी हो चुकी है और पता नहीं इन लोगों को क्या ही खुजली होती है, जिसकी शादी हो चुकी है उसके बीच में क्यों घुस रहे हो तुम फालतू में ही, उसकी शादी क्यों तोड़ने के पीछे पड़े हुए, जबकि यहाँ पे ना ही वो तुमसे प्यार करता है ना ही ऐसा कुछ है कि वो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और अपनी एमसी उसके बोली होती है रेवन से कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में। और रेवन उसके कमरे के अंदर एंटर कर रहा होता है। खैर तुम्हें क्या लगता है कि उसके कमरे के अंदर अब की बार क्या होगा, क्योंकि पिछली बार अपनी एमसी ने यहाँ पे उसके साथ में गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी लेकिन रेवन बाल बच चुका था। लेकिन इस बार शायद अपनी एमसी उसको नहीं छोड़ने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम है और अपनी एमसी इस बार का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती है। उसकी यहाँ पे जैसे ही नोवेल में लिखा गया था कि लड़के को बुलाओ उसके साथ में क्या करना है वो तो तुम जानते ही हो ऑलरेडी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।